और बेसिक्स के रह गए हैं जिससे आप, चलिए तो आज हम एक कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं। फार खत्म करने में कितना टाइम लगता है? फार खत्म करने में भी 3 महीने लगते हैं। 3 महीने मिनिमम एक बैच चलती है। ऑडिट थोड़ी छोटी होती है, वैसे ऑडिट और भी जल्दी खत्म हो जाती है, पर क्लास में थोड़ा सा इस बार बेसिक सेशन ज्यादा ले लिए हैं। बिल्कुल ओल्ड लेक्चर भी आप लोग देख सकते हैं। अगर आपको और भी फास्ट ट्रैक पढ़ना हो तो पिछले साल के भी आप हमारे ऑडिट के लेक्चर, क्योंकि ऑडिट में ऐसा कोई चेंज नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे आज, एनालिटिकल प्रोसीजर। बेसिकली क्या है, एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करता है कि जब एक ऑडिटर किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करता है तो वो एनालिटिकल प्रोसीजर लगाता है, जैसे कि, और वो एक मटेरियलिटी लेवल भी सेट करता है। मटेरियलिटी लेवल, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का। और भी कि सर जब हम एक एनालिटिकल प्रोसीजर लगाते हैं तो हम एक मटेरियलिटी लेवल सेट करते हैं। जैसे लेट से, आपको एक एग्जांपल के थ्रू ही समझाऊंगा। ये एग्जांपल है, प्रैक्टिकल एग्जांपल है, बहुत सारे सिमुलेशंस इसके ऊपर आते हैं। एनालिटिकल प्रोसीजर का कोई मुझे आप लोग एग्जांपल दीजिए, क्योंकि आप लोग अब सीख चुके हैं। सॉरी। रेशियो एनालिसिस सर, हम रेशियो एनालिसिस के बेसिस पर एनालिटिकल प्रोसीजर लगाते हैं। तो जैसे मान के चलिए आपने ये सोचा कि यार कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट 30% है और कंपनी की वेरिएबल कॉस्ट 20% है। 20% वेरिएबल कॉस्ट है और कंपनी 30% ग्रॉस प्रॉफिट मेंटेन करती है। तो सबसे पहले तो आप मुझे बताइए कि सेल्स क्या होगी। अगर वेरिएबल कॉस्ट हमारी 20% है तो हम ये कह सकते हैं, आपको सभी को ये पता होगा ना, एक कंट्रीब्यूशन वर्ड आपने सुना है कि नहीं सुना है किसी ने? कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। सभी को पता होगा ये। आई डोंट थिंक सो कि कोई ऐसा स्टूडेंट हो जिसको ये नहीं पता है। सब ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ लेते हैं। तो सर अगर वेरिएबल कॉस्ट 20% है तो इसका मतलब 80% क्या हुआ हमारा? कंट्रीब्यूशन हुआ। हम इसको ऑडिट के रिस्पेक्ट में समझेंगे कि सर 80% हमारा कंट्रीब्यूशन हुआ। तो वेरिएबल कॉस्ट आपको क्वेश्चन में 20% दी गई है। और ऑडिटर ने जो मटेरियलिटी है, मटेरियलिटी लेवल, मटेरियलिटी लेवल जो है वो सेट किया है 10%। थोड़ा सा मैं प्रैक्टिकली समझाऊंगा तो और बेटर आपको क्लियर होंगी कि सर मटेरियलिटी लेवल हमने सेट किया है 10%, ग्रॉस प्रॉफिट 30% है, वेरिएबल कॉस्ट हमारा 20%। ये हमने सेट किया हुआ कि अच्छा मटेरियलिटी लेवल क्या होता है। मटेरियलिटी लेवल क्या होता है, मैं आपसे पहले ये पूछना चाहूंगा कि सर एक्चुअल में मटेरियलिटी लेवल क्या है। जरा एक एक लाइन लिखिए जरा, जो आप लोग जानते हैं मटेरियलिटी लेवल, क्योंकि आप सारा पढ़कर आ रहे हैं। हम्म बहुत सारे स्टूडेंट मटेरियल को वो समझते हैं, क्या समझते हैं, रॉ मटेरियल समझते हैं। वो रॉ मटेरियल नहीं है। कई लोग बोल रहे सर रॉ मटेरियल। हम्म
मटेरियलिटी लेवल मतलब सिग्निफिकेंट विच कैन इफेक्ट द डिसीजन मेकिंग ऑफ द यूजर्स, जो कि यूजर्स के, तो हमने मटेरियलिटी लेवल यहां पर जो सेट किया है वो 10% सेट किया है। इसका मतलब ये होगा एनालिटिकल प्रोसीजर में कि अगर जो रिलेशनशिप हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे 10% डिविएट हो जाए तो भी हम क्या करेंगे, टॉलरेट कर लेंगे। अब मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं, टॉलरेट कर लेंगे। क्या बोल रहे हैं सर आप, कि हम एक पल्सिबल रिलेशनशिप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ध्यान से सुनना, हम एक पल्सिबल रिलेशनशिप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर उस रिलेशनशिप से 10% मटेरियलिटी डिफरेंस आता है तो हम टॉलरेट कर लेंगे। अगर बियॉन्ड 10% है तो हम हमारी फर्दर ऑडिट प्रोसीजर लगाकर चेक करेंगे, क्योंकि कोई मिस स्टेटमेंट तो नहीं है। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई? क्या बोल दिया सर आपने कि मटेरियलिटी लेवल हमारा 10% है, जो पल्सेबल रिलेशनशिप है अगर उससे 10% से ज्यादा एक्सीड हो गया तो हम हमारी फर्दर ऑडिट प्रोसीजर लगाएंगे। जैसे कि हमने सोचा कि हमारा वेरिएबल कॉस्ट 20% है। हम ये सोच के बैठे हैं 2022 में आपको एक डेटा दिया है कि वेरिएबल कॉस्ट आपका 20% है, आपकी सेल्स 90,000। तो बताओ आपका और प्रॉफिट कितना आएगा, या कंट्रीब्यूशन कह लीजिए या प्रॉफिट। इसको वेरिएबल कॉस्ट की जगह हम कॉस्ट 20% ऐसा लिख लेते हैं और भी आसान कर लेते हैं समझने के लिए। तो प्रॉफिट कितना आएगा हमारा, तो सर आपने बोला कि कॉस्ट 20% है, तो इसका मतलब 80% इसमें प्रॉफिट है, ऐसा मान के चल रहे हैं अभी। 90,000 इंटू 80 डिवाइडेड बाई 100, ये आपने एक्सपेक्ट किया 72, ये आपकी एक्सपेक्टेशन थी। तो अब तो आप 2023 का फिर से ऑडिट करने जा रहे हैं। लेट से आपकी यहां पर जो यूनिट सेल होती थी वो 15,000 है, और नेक्स्ट ईयर में आपका टर्नओवर हो गया 30,000, और क्वेश्चन ने दिए आपको कॉस्ट 10% से इंक्रीज। पूरा लॉजिकल समझा रहा हूं मैं, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ध्यान से सुनिए फिर से। 2022 में हमने मटेरियलिटी लेवल 10% देखा कि ठीक है सर, हमारी कॉस्ट थी 20%, हम 15,000 यूनिट सेल करते थे, 90,000 हमारी सेल्स थी, हमने प्रॉफिट, ये पिछले साल का हम ऑडिट कर चुके। अब 2023 में जब हम आए तो हमने ये देखा कि यार कंपनी का टर्नओवर अब डबल हो गया है, और जो कंपनी कॉस्ट इनकर्ड करती थी वो 10% से इंक्रीज हो गई है, 10% से इंक्रीज हो गई है। और जब हमने ओवरऑल प्रॉफिट देखा तो कंपनी का जो प्रॉफिट था वो 1,90,000 हमने नोट किया। कितना? 1,90,000। ये 2023 का डेटा है, 2023 का डेटा है 1,90,000। हमारा मटेरियलिटी लेवल 10%। क्या आप यहां पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखकर ये डिसीजन ले सकते हैं कि टॉलरेबल लिमिट जो हमारी है, जो डिविएशन 10% है, उससे इंक्रीज है या उससे डिक्रीज जा रहे हैं? आपको दिमाग लगाना है, मैं तो समझाऊंगा प्रैक्टिकल एग्जांपल देखिए। सर आपने क्या बोला कि टर्नओवर भी डबल हो गया और हमारा प्रॉफिट 190 हो गया। तो सर एग्जाम्पल से समझते हैं अब इसका सॉल्यूशन कैसे करना है। सर हम यहां पर सेल्स लिख रहे हैं 90,000 और 20% कॉस्ट लिख रहे हैं ना, तो इसका मतलब हमारी पिछले साल की जो कॉस्ट थी वो 90 इंटू 20% थी, और यूनिट थी हमारी 15,000। तो सर पर यूनिट कॉस्ट हमारी लास्ट ईयर कितनी थी, अगर हम कैलकुलेट करें 18,000 डिवाइडेड बाई 15,000, ये 1.2 आती थी। ये सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है सर।
अब नेक्स्ट ईयर का डेटा, ये 2022 का डेटा है। नाउ 2023 में आप आ जाते, अब यूनिट आपकी हो गई डबल, 30,000 हो गई। कॉस्ट पर यूनिट कितनी है सर? ये 1.2 थी, तो इससे 10% बढ़ा दो, 10% बढ़ा दो, तो 1.20 इंटू 1.3, 1.10, ये 10% आपने बढ़ा दी, तो आपकी कॉस्ट ये हो गई। ठीक है, कॉस्ट आपकी ये हो गई, तो टोटल कॉस्ट आपकी कितनी हो सकती है? दिस इक्वलेंट दिस, ये हो गई 39,600। सबको समझ में आ गया? समझ में आया कि नहीं आया कि सर ये 39,600 हमारी क्या हो गई? ये कॉस्ट हो गई है, और हम बता रहे हैं कि हमारा जो प्रॉफिट है वो 1,90,000 हो गया। अगर पिछले साल का प्रॉफिट देखा जाए, पिछले साल का प्रॉफिट, पिछले साल 72 था, इस साल भी आपका प्रॉफिट मैक्सिमम कितना होना चाहिए अगर यूनिट डबल हो गई तो? कितना होना चाहिए मैक्सिमम? मैं आपसे पूछ रहा हूं कि सर अगर हम लास्ट ईयर 72 का कर रहे हैं, 72, तो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट 144, तो ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। एक ऑडिटर सोचेगा ना, ये एनालिटिकल प्रोसीजर लगा रहा हो कि यार अच्छा लास्ट ईयर 72 था, इस साल डबल हो गया 144। लेकिन अगर हम कॉस्ट देखें तो हमारी कॉस्ट कितने से बढ़ गई है देखा जाए तो? अगर हम 15,000 के हिसाब से ही कॉस्ट लगाते तो 30,000 होना चाहिए। हमारी 19,000, 9,600 से कॉस्ट बढ़ गई, तो इतने से प्रॉफिट और कम होना चाहिए। तो हमारा ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कितना आना चाहिए? इतना आना चाहिए। ये ऑडिटर के हिसाब से फिगर आना चाहिए। तो कितना होता है ये? 134,500। कॉस्ट बढ़ने से प्रॉफिट कम होता है कि बढ़ जाता है? कॉस्ट बढ़ने से प्रॉफिट कम होगा ना, तो अप्रोक्सीमेटली हमारा प्रॉफिट आना चाहिए 134,000, ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 134,400 एक रफ डाटा है, ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं ऑडिटर, लेकिन एक्चुअल कितना है? चलो 10% का डिविएशन आ जाए, मटेरियलिटी की, यार कोई और रीजन भी हो सकते हैं, क्योंकि एनालिटिकल प्रोसीजर कभी एक्चुअल तो नहीं होती है, तो 10% और बढ़ाकर देख लेते हैं, मटेरियलिटी लेवल सेट किया, तो ज्यादा से ज्यादा आपका प्रॉफिट 147, 840 के आसपास होना चाहिए, बट आप तो 190 बता रहे हो। तो ऑडिटर क्या करेगा यहाँ पर? मिस स्टेटमेंट को एक्सपेक्ट करेगा या नहीं करेगा? यहाँ पे आपको रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट देखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा? समझ में आया कि नहीं आया कि क्या बोलना चाह रहे थे सर? प्रैक्टिकली रखकर कितने लोगों को पूरा समझ में आ गया सर क्या कहना चाह रहे हो? कई लोग बीच में से प्लॉट लूज कर जाते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक में। कितने स्टूडेंट, जरा हैंड रेस कर दो सर, पूरा समझ में आ गया। क्लास में फीडबैक पता चलते रहना चाहिए। जिनको समझ में आ गया वही हैंड रेस करना। चलो, क्लास में मोर देन 60-70% हैं, 70% बच्चों को समझ में आ गया है। चलिए वापिस से एक बार रिपीट कर देते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों को समझ में नहीं है, तो थोड़ा फास्ट रिपीट करेंगे, है ना? थोड़ा सा फास्ट करेंगे, फिर क्वेश्चन करा लेंगे ना आप लोगों से एक। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और इस प्रकार के कॉन्सेप्ट आपको सिमुलेशंस में देखने को मिलेंगे, सिम्स में। तो सर आप फिर से बताइए क्या कहना चाह रहे थे आप? स्टार्टिंग से ध्यान से सुनिए कि आप 2022 के भी ऑडिटर थे, 2023 के। आपने देखा कि यार कंपनी ने 15,000 यूनिट सेल की है। ठीक है, आपके पास डेटा पिछले साल का ऑडिट बैलेंस शीट में था, 15,000 यूनिट सेल की थी कंपनी।
20% कॉस्ट बता रही है ना। तो हम एक रफ डेटा ले रहे हैं, ऐसा इसको एक्चुअल डेटा मत मानना कि तो 20,000 के हिसाब से हमने ले लिया, कॉस्ट 20 ले ली, तो 80% प्रॉफिट हो गया। ये हमने लास्ट ईयर देखा कि सर अगर 90 में 20% कॉस्ट है तो 80% हम प्रॉफिट मानते हैं, क्योंकि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल। तो ये हमने पिछले साल का डेटा उठाया। तो हमने निकाली सर हमारी कॉस्ट 18,000, 18,000 हमारी कॉस्ट थी, हम 15,000 यूनिट को सेल करते थे, तो हमारी पर यूनिट कॉस्ट आती थी 1.2। ये डेटा हमने पिछले साल से एनालाइज कर लिया। अब 2023 में हमने जब अपनी ऑडिट प्रोसीजर को लगाया तो हमको ये बात पता चली कि यार कंपनी का टर्नओवर इस बार 15,000 से डबल हो गया, 30,000 हो गया, 15,000 से टर्नओवर डबल हो गया है। ठीक है, हमने पता किया। और हमने जब पिछले साल कॉस्ट देखी तो हमारी कॉस्ट 1.2 थी, लेकिन हर साल हर कंट्री में इकोनॉमिक कंडीशन में कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन होती है, तो हमने देखा इन्फ्लेशन 10% है, तो हमने देखा कि यार 1.2 पर यूनिट कॉस्ट में जो आ रहा था आज वो 1.32 का हो जाना चाहिए। ये भी हमने एनालिसिस कर लिया। तो हमने देखा कि यार कंपनी ने अगर 30,000 यूनिट सेल करी है तो उसकी जो कॉस्ट होना चाहिए 1.32 के हिसाब से मल्टीप्लाई किया हमने। ये आप देखेंगे तो फिर से कर देता हूं कि सर कंपनी ने 30,000 यूनिट सेल करी, तो हमने एक्सपेक्ट किया कि यार 1.32 हमारी कॉस्ट होनी चाहिए, 39,600। अब 39,600 है तो प्रॉफिट भी हमने एक्सपेक्ट किया कि लास्ट ईयर हमारा प्रॉफिट 72,000 था, इस साल सेल डबल हुई है, तो ज्यादा से ज्यादा हमारा प्रॉफिट भी अगर 144 हो जाए, अगर सेल डबल है तो प्रॉफिट भी डबल होना चाहिए। ऑब्वियसली बात है, एक रिलेशनशिप आप ऐसे ही स्टेब्लिश करोगे ना कि यार पिछले साल 72 बेच रहे थे, इस साल भी डबल बेच रहे हो, तो प्रॉफिट 144 होना चाहिए। लेकिन आपकी कॉस्ट बढ़ी, और कॉस्ट कितने से बढ़ी है? 30,000 की जगह 39,600 होगी। तो आपने सोचा 9,600 से आपकी कॉस्ट बढ़ी, तो आपका प्रॉफिट मैक्सिमम कितना हो जाना चाहिए? आपने 140 में से 96 को माइनस किया, तो आपके हिसाब से जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट होना चाहिए वो कंपनी का होना चाहिए 134,400। लेकिन आप ये मान के चलते हो कि यार हम पूरी तरीके से तो हर चीज को गलत तो नहीं मान सकते ना, कुछ डिविएशन भी हो सकता है। तो हम ये मान के चलते कि 10% तक का डिविएशन अगर हो भी गया हमारे इस रिलेशनशिप से, हम उसको टॉलरेट कर ले। तो हमने सोचा कि यार 134,400 कंपनी ज्यादा दिखा रही है, तो 10% और मान लो, तो ज्यादा से ज्यादा 147,840 होना चाहिए। बट कंपनी तो एक्चुअल प्रॉफिट कितना दिखा रही है? 190 शो कर रही। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब हुआ? अब आप बताइए, मैंने तो बता दिया। एनालिटिकल प्रोसीजर किस काम में आती है? मटेरियल मिस स्टेट। बात समझ में आई? मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आया? और किस तरीके से ऑडिटर अपनी एक्सपेक्टेशन को क्या करता है? डिजाइन करता है। कितने स्टूडेंट को समझ में आ गया सर ये सारी बातें? चलिए एक क्वेश्चंस करा के देखते हैं आपसे कि सर इस टाइप के क्वेश्चंस हमको, आप बोल रहे हैं कि सिमुलेशंस में देखने को मिलेंगे, तो मैं जस्ट ओपन कर रहा हूं, फिर आप लोग अपना दिमाग लगाएंगे और देखते हैं कि आप लोग अपना दिमाग कैसे लगाते हैं। जस्ट अ मोमेंट, तो एक आपको आइडिया मिल जाना चाहिए। मैं क्वेश्चन को रीसेट कर रहा हूं। कैलकुलेटर तैयार रखना आप लोग, नहीं हो तो कैलकुलेटर ले लीजिए। अब आपके सामने एक सिमुलेशंस है, दिख रहा होगा आप सभी को। तो एक सिमुलेशंस को कैसे एनालिटिकल प्रोसीजर से सॉल्व करना है, उसके लिए हमने एक पहले आर्टिफिशियल एग्जांपल लिया, अब एक सिमुलेशंस का एग्जांपल ले रहे हैं। द ऑडिटर ऑफ एसटीए इन कॉर्पोरेशन, कैलेंडर ईयर कॉर्पोरेशन,
ऑब्टेन सिलेक्टेड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ईयर वन, आपने ईयर वन का सिलेक्टेड इंफॉर्मेशन उठाई है। लोकेटेड इन दी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एग्जिबिट्स, ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है आपके पास, बहुत सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दी हुई है, सामने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दिख रही होगी आप। मैं आपको थोड़ा एग्जिबिट वाले सिमुलेशन सॉल्व करना सिखा रहा हूं। The auditor are performing analytical procedure relative to expectation of expenses for the year 2 and have established materiality threshold 5%। इसका क्या मतलब है? सबसे पहले चैट बॉक्स में आपको मेंशन करना है कि सर ये क्या कहना चाह रहे हैं, व्हाट इज दिस, ये क्या है, व्हाट इज दिस। सर 5% का डिविएशन हम क्या करेंगे, टॉलरेट कर लेंगे, मतलब एनालिटिकल प्रोसीजर में आपको ये 5% का डिविएशन हम कर लेंगे, ठीक है सर। अब पहली आपकी एक एक्सपेक्टेशन दी गई है कि जब आपने सैलरी का ऑडिट करने गए, आप सैलरी का ऑडिट, ये पहली सिचुएशन दी गई है आपके सामने, मैंने चारों सिचुएशन को डील करना है। एवरेज सैलरी इंक्रीज 2%, हर कंपनी में सैलरी इंक्रीज हो सकती है। जनवरी में आपके पास ईयर वन में 200 इंप्लॉय थे, ईयर टू में आपके 300 इंप्लॉय हो गए। सैलरी एक्सपेंसेस यहां पे लिखा हुआ देखने को मिल रहा होगा आपको। लास्ट ईयर आपने 8 लाख की सैलरी पे करी थी, 8 लाख नहीं, 8 मिलियन है। ये जीरो का बड़ा ध्यान रखना, मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया आपको। 8 मिलियन और 1.25 मिलियन ईयर वन में आपके पास 8 मिलियन की सैलरी थी और नेक्स्ट ईयर में आपकी ये सैलरी है। क्या ऑडिटर की एक्सपेक्टेशन होना चाहिए इस ईयर टू में सैलरी का ऑडिट करते समय? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्वेश्चन समझ में आने वाले, सबसे तो बताइए क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, कि आपको ऑडिटर की एक्सपेक्टेशन बताना है क्या सैलरी होनी चाहिए ऑडिटर के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे दिया कि सर लास्ट ईयर हमारे पास 200 एम्प्लॉय थे, अभी 300 एम्प्लॉय हैं और 2% की सैलरी बढ़ गई है। आपकी एक्सपेक्टेड सैलरी क्या होनी चाहिए? चलिए अभी अभी लोग, सभी लोग लिखेंगे। आप है ना दुनिया को छोड़ो, आप ये सोचो कि आप एक कंपनी में काम करते हो एज ए अकाउंटेंट। आपको पता है कि पिछले साल 200 एम्प्लॉय थे, इस साल 300 एम्प्लॉय हो गए, और हर पर्सन की सैलरी 2% से बढ़ गई है। कितनी सैलरी देनी पड़ेगी, इतना मैंने आपसे पूछा। आप सोच छोड़िए ऑडिट ऑडिट में, तो आपसे ये पूछ रहा हूं, ये फिगर लिख के दिखाओ मुझे, मैं देखूं इतना भी आपको आता है कि नहीं आता। यहां लिख देते हैं सर। ऐसा सोचो आप एक कंपनी में अकाउंटेंट हो, इतना तो अकाउंटेंट तो मान ही लेते हो ना कि सर हम अभी पब्लिक अकाउंटेंट नहीं बने, अकाउंटेंट लेवल पे तो है ही, कि लास्ट ईयर हमारी कंपनी में 8 मिलियन मतलब 80 लाख की सैलरी पे की गई 200 एम्प्लॉय को। ये लास्ट ईयर। अब हम करंट ईयर में आए तो हमने पता किया कि यार कंपनी के एम्प्लॉय बढ़ के 300 हो गए हैं और 2% से सबकी सैलरी इंक्रीज होगी। चलिए बताइए करंट ईयर में एज ए ऑडिटर आपके हिसाब से कितनी सैलरी होनी चाहिए? और जरा सभी लोग लिखें बेटा, बहुत कम बच्चे इस बात का आंसर दे पा रहे हैं, मतलब। चलिए कुछ बच्चों ने कोशिश की है, कई बच्चे लिख रहे हैं 40 कैसे आएगा। मैंने आप पूछा करंट ईयर में सैलरी कितनी होगी, तो सर कैसे निकालें? तो बेटा 80 लाख डिवाइडेड बाई 200, एक एम्प्लॉय की सैलरी तो निकाल सकते हैं, 40,000 है, तो सर 300 की कितनी हो जाएगी? तो सर 300 इंटू 40,000 इतनी होना चाहिए, प्लस आपने बोला 2% इंक्रीज हो जाएगा, तो दिस मल्टीप्लाई 1.02 कर दूं, तो ऑडिटर की एक्सपेक्टेशन है इतनी 122,
यही था ना फिगर, 1224 4 टाइम्स 0। ठीक है, ये सही हो गया अपना ऑडिटर एक्सपेक्टेशन। बात समझ में आई, ऐसे निकालना पड़ेगा। अब ऑडिटर क्या डिसीजन लेगा, यहाँ मटेरियलिटी लेवल 5% है। जब उसने एक्चुअल में ऑडिट किया तो यार कंपनी बता रही है सैलरी 1 करोड़ 25 लाख बता रही है। हमारे हिसाब से 1 करोड़ 22 लाख 40,000 आना चाहिए इंडियन रुपीज में। हम भी इसको इंडियन रुपीज के हिसाब से सोच रहे हैं। बताइए ऑडिटर का डिसीजन क्या होगा यहाँ पर। अबाउ द एक्सेप्टेबल अमाउंट फर्दर टेस्टेड नीडेड, बिलो द एक्सेप्टेबल अमाउंट फर्दर टेस्टेड नीडेड, और विद इन थ्रेश होल्ड। आप बताइए 5% मटेरियलिटी कौन देखेगा यहाँ पे। कई बच्चे बोल रहे विद इन दी, विद इन। तो विद इन कर देता हूं। तो विद इन वाले सही है। विद इन वाले कैसे सही है आप बताइए। विद इन वाले कैसे सही है बताइए। विद इन समझ में आया कि नहीं आया सर। हमारी एक्सपेक्टेशन थी ये होनी चाहिए, और डिविएशन कितना हो सकता है। कंपनी बता रही है 125, ये बता रही, तो डिफरेंस कितना है, इसका डिफरेंस निकाल लो। इक्वल टू दिस माइनस दिस, 2,60,000। और यहां पर अगर हम पता करें 0.05, तो डिफरेंस तो 2,60,000 होना चाहिए। हम कितना टॉलरेट कर सकते हैं, मतलब अगर हम इसके ऊपर और सैलरी बढ़ा दें। सर सीधा आप एक काम करो ना, दिस मल्टीप्लाई 1.05। हम ये सोच सकते कि इससे इतनी सैलरी हो सकती, कंपनी तो यही बता रही है। तो हमारी टॉलरेबल लिमिट के बियॉन्ड है, बिलो है, या विद इन है। ये रेंज समझ में आ गई कि नहीं आ गई। कि सर कंपनी तो सैलरी बता रही है 1 करोड़ 25 लाख, हम इसमें टॉलरेबल लिमिट को और बढ़ा दें तो मैक्सिमम इतनी होना चाहिए, कंपनी ने तो इतना ही दिया है। तो हमारी टॉलरेबल लिमिट के विद इन है, तो नो फर्दर टेस्टिंग इज नीडेड। बात समझ में आई कि नहीं आई। अब एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर हम यहां पर इसको बिलो क्यों नहीं लिख रहे। आप मुझे बताइए। अब इसका भी लॉजिक समझना पड़ेगा। बिलो क्यों नहीं लिख रहे, इसके लिए एक्सेल पे चलते हैं, पूरा एनालिसिस करेंगे हमारे हिसाब से। अकॉर्डिंग टू ऑडिटर, ऑडिटर क्या सोच रहा है कि यार कंपनी की जो सैलरी है, जो कंपनी सैलरी पे करी वो इतनी हो सकती है। कितनी, ये जो हमने अमाउंट लिखा है 1,22,4,000। लेकिन एक ऑडिटर ने बोला कि यार 5%, 5% इससे ज्यादा भी हो गई तो हम टॉलरेट कर लेंगे, क्योंकि कम तो है ही नहीं ना यार। आप खुद सोचो, ये थोड़ा सा अपने को ये दिमाग लगाना पड़ेगा कि 2% सैलरी बढ़ रही है, तो कंपनी ये ऑडिटर ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि यार एटलीस्ट ये सैलरी होनी चाहिए, क्योंकि पिछले साल 200 एम्प्लॉय थे, इस साल 300 एम्प्लॉय हो गए, तो अगर सब कुछ सेम रहे तो कंपनी की सैलरी सैलरी इतनी होनी चाहिए। ये तो ऑडिटर की एक्सपेक्टेशन है कि यार जनरली 2% इंक्रीज होती है। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना, कुछ इंप्लॉय ने ओवर टाइम कर लिया हो, किसी ने कुछ कर लिया, तो ऑडिटर ने सोचा किसी ने ओवर टाइम भी कर लिया ना, तो ज्यादा से ज्यादा कंपनी की सैलरी इतनी होनी चाहिए, मल्टीप्लाई 1.05। इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और क्या कंपनी ने इस लिमिट को क्रॉस किया है। क्या कंपनी ने सैलरी में इस लिमिट को क्रॉस किया है, क्या नहीं किया है। तो फिर हम इसको विद इन बोलेंगे, या विद इन ही बोलेंगे ना, कि हमारी एक्सपेक्टेशन लिमिट के बियॉन्ड नहीं गया है। जो हम सोच रहे हैं कि हमारी एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड नहीं गया, इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, विद इन को टच किया। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अब आप लोग ही पढ़ेंगे, आप लोग ही आंसर देंगे, क्योंकि मैंने तो आपको एक आइडिया दे दिया। मैं पढ़ देता हूं आपके लिए बस,
और मैं देखना चाहता हूं कि आप लोग खुद पढ़कर एनालाइज कर पाते हो कि नहीं। मैं पढ़ नहीं रहा हूं जानबूझकर। बिल्डिंग वन, हमारे पास एक बिल्डिंग थी जिसका हम किराया देते थे। ऑन July 1 year 2 company enter into a new lease agreement. Monthly rent expenses was 5% higher than that the prior lease. Building 2, the company began renting another facility of January 1 year 2 for 45,000 month on a month to month basis. What should be the auditor expectation? मैंने आपसे पूछा, मैंने सिर्फ डिक्टेट किया है उसको। आपको रेंट एक्सपेंसेस दिया लास्ट ईयर का। कितने लोग क्वेश्चन समझ गए कि पूछना क्या चाह रहे हैं सर? सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन समझना। आगे नहीं बढ़ूंगा जब तक आप लोग हाँ या ना नहीं बोलेंगे। कितने लोग क्वेश्चन समझ गए कि सर क्या करना है? अब हिंदी में रिपीट करूं इसको, एलेबरेट करूं मैं? नहीं, मेरे को यहाँ पे अमाउंट चाहिए बेटा। अब मैं अपनी और सिंपल भाषा में आपको इंटरप्रेट करके दिखाता हूँ। कंपनी के पास एक बिल्डिंग ऑलरेडी है जिसका कंपनी 1,20,000 लास्ट ईयर किराया दे रही थी। सॉरी, 120 नहीं है, 12 लाख है ना। 1.2 मिलियन किराया दे रेंट पे कर रही थी। लेकिन अब जब कंपनी सेकेंड ईयर में आई तो कंपनी ने 1 जुलाई से उसके लैंडलॉर्ड ने बोला कि नहीं, जो पीछे रेंट दे रहे थे ना उससे अब जुलाई से 5% बढ़ जाएगा। ठीक है, 5% बढ़ा देंगे, क्या दिक्कत है। और कंपनी ने एक नई बिल्डिंग और किराए पे ले ली जिसका किराया 45,000। तो बताइए कितना ऑडिटर के अकॉर्डिंग रेंट होना चाहिए? आपसे ये पूछा जा रहा है। ये कैलकुलेट करना है आपको सभी को। तो हाथ पैर चलाने पड़ेंगे। आई कैन अंडरस्टैंड, ठंड पड़ रही होगी, नहीं मन लग रहा होगा, कैलकुलेटर चलाइए। 1 मिनट का मैं मौका देता हूं। तो सर चलिए, सिंपल भाषा में लिखते हैं सर, एक्सेल पे आ जाते हैं समझने के लिए, आसान भाषा में। सर ये लास्ट ईयर का लिखो आप। लास्ट ईयर रेंट था 12 लाख। अब करंट ईयर में बोला जा रहा है कि 1 जुलाई से 5% इंक्रीज हो जाएगा, 5% इंक्रीज। ठीक है बेटा, यही बोल रहे हैं। और एक बोल रहे हैं कि यार एक नई बिल्डिंग और ले ली जिसका 45,000 पर मंथ रेंट है, पर मंथ। और ये जनवरी से ही ले रहे हैं। तो क्या आप इतना कैलकुलेट नहीं कर पाते हो बेटा? फिर आप कैसे फार पास करोगे? क्या है इसमें? ये तो आप अपनी रियल लाइफ में भी करते हो। आपके लैंडलॉर्ड ने बोला, सलूजा जी यार, अब जो आप मकान किराए पे लेकर बैठे थे पिछले साल 1 लाख रुपए पर मंथ रेंट देते थे, आप 12 लाख देते थे ना ईयर का, जुलाई से 5% बढ़ जाएगा। तो आप क्या करोगे? बोले अच्छा जुलाई से बढ़ेगा ना। बोले ठीक है सर, जनवरी से जून तक तो वही रहने वाला है। जनवरी टू जून, जनवरी टू जून 6 मंथ होते, तो 6 लाख तो वही रहने वाला है। लेकिन उसके बाद बढ़ जाएगा।
जुलाई टू दिसंबर, इतना सबको पता है कि ईयर एंड दिसंबर में होता है, तो वो कितना बढ़ जाएगा? 6 लाख मल्टीप्लाई 1.05। इसमें इसमें क्यों दिक्कत आ रही है बच्चों? क्या था इसमें कि ये हो जाएगा सर? हम्म, ये हो गया 12 लाख। और एक नई ले ली बिल्डिंग किराए पे 45,000 पर मंथ। 45,000 पर मंथ इंटू 12, तो टोटल कितना होना है? अब आप लोग ये भी कैलकुलेट करके मुझसे उम्मीद कर रहे हो कि सर ये भी हमको करवा दो। 17,70,000 थे कोई किस क्लास में स्टूडेंट जिनका ये आंसर था? अविनाश दुबे। तो सर हमारे हिसाब से तो 17,70,000 होना चाहिए। लिख दो यहाँ पे। ये सही हो गया। अब बात यहां पर आती है कि एक्चुअल में रेंट कितना है? 19,20,000। ये है एक्चुअल रेंट, ये दिया हुआ। यहां से बात शुरू करेंगे अगले पॉइंट की कि 19,20,000 दिया हुआ है। तो सर ऑडिटर्स डिसीजन क्या होगा अब? तो सर ऑडिटर डिसीजन क्या है? अबव द एक्सेप्टेबल अमाउंट, बिलो द एक्सेप्टेबल अमाउंट, और विद इन द थ्रेशोल्ड। तो सभी बच्चे बोल रहे हैं कि सर अबव, तो अबव पे क्लिक कर देते हैं। तो अबव इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा और उस प्रेशर में करना पड़ेगा बेटा। उस प्रेशर में 4 घंटे जो आपके दीवार पे दिमाग पे तलवार लटक रही होगी ना, तब। बात समझ में आ गई? चलिए तीसरा पॉइंट। द यूटिलिटी एक्सपेंसेस इज बेस्ड ऑन स्क्वायर फुटेज ऑफ ईच फैसिलिटीज। यूटिलिटी कहां है सर? ये रहा, इसको येलो कर दिए। अब वो एक्सेप्टेबल को अभी एक्सप्लेन करते हैं, इस क्वेश्चन के बाद एक्सप्लेन कर देता हूं। जरा थर्ड वाला क्वेश्चन आप लोग, अब मैं नहीं बोलूंगा, मैं इसको म्यूट कर रहा हूं। वो अब आप लोग बोलेंगे, सिर्फ मैं पढ़ देता हूं कि यूटिलिटी एक्सपेंसेस इज बेस्ड ऑन स्क्वायर फुटेज, और सब कुछ लिखा हुआ है, स्क्वायर फुटेज आपको दिया हुआ है। नहीं दिख रहा होगा तो मैं दिखा देता हूं। जरा आंसर का कैलकुलेट करके तो सभी लोग। जनता की आवाज को ध्यान में रखते हुए 170 to 800 लिख के देखता हूं कि आपका आंसर सही है कि नहीं, बिना मेरे कैलकुलेशन की, क्योंकि आप लोग बोल रहे हैं कि सर ये आना चाहिए। तो अगर वो ग्रीन हो गया मतलब सही है। 170 to 800 बच्चों ने बोला है तो वो सही है, मतलब समझ में आ गया बहुत सारे बच्चे। अब क्वेश्चन है कि सर सेकेंड ईयर में यूटिलिटी 155 है, तो अब तो आप बता दोगे कि सर ये ऑडिटर एक्सपेक्ट कर रहा है 172 है, तो यहां पर बिलो है, अबव है, या विद इन है? तो अबव तो हो ही नहीं सकता सर। तो सभी लोग बोल रहे हैं सर बिलो। तो बिलो सही। अब ये बिलो और अबव को मेरा काम है समझाना। ये कैलकुलेशन तो आप लोगों ने कर लिया। अब हम इस एग्जाम्पल को उठाते हैं वापस से, क्योंकि अबव और बिलो में कई बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा है कि सर ये अबव कब लगाना है, और कई बच्चों को 170 to 800 भी समझ में नहीं आ रहा है। चलो, कितने बच्चे जिनको 170 to 800 समझ में नहीं आया, जरा वो हैंड रेस कर दें पहले। हैंड तो रेस करो बेटा, पता चलना चाहिए किसको नहीं आ रहा है। क्लास में वो बच्चे तो देखने को मिले।
गुरनूर, सौरभ, चलिए नीरू, कुछ बच्चे हैं जिनसे 172 800 कैलकुलेट नहीं हो। तो सबसे पहले देखिए लास्ट ईयर आपके यूटिलिटी एक्सपेंसेस कितना था? 120 था लास्ट ईयर। चलिए तो हम यहाँ पूरा जीरो करते हैं लास्ट ईयर। तो आपका एक्सपेंसेस, हाँ यहां से उठाया हमने 120, और कितना स्क्वायर फीट पे ये बिल आता था? ये बिजली का बिल है ना, यूटिलिटी मतलब बिजली का बिल। जितना बड़ा स्पेस होगा उतना ज्यादा बिल आना चाहिए। तो सर लास्ट ईयर तो 25,000 था ये स्क्वायर फीट। इस साल क्या बोल रहे हैं कंपनी कि रेट में तो कोई चेंज नहीं आया, लेकिन कंपनी ने एक नई फैसिलिटी ली, एक नई जगह और ले ली है, तो अब जो स्पेस है वो 25,000 से 36,000 हो गया, यही बोल रहे हैं। तो बताइए न्यू ईयर का एक्सपेंडिचर कितना होना चाहिए, कैसे कैलकुलेट करोगे? कैसे कैलकुलेट करोगे? इतने सिंपल सी बात थी कि सर लास्ट ईयर 25,000 पे ये था, इस साल 36 हो गया, तो सिंपल सी बात है सर। 1,20,000 डिवाइडेड बाई 25,000 इंटू 36,000। तो ये हमारा होना चाहिए। ऑडिटर सोच रहा है कि कंपनी का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है, जो यूटिलिटी बिल जो है वो एज पर ऑडिटर एक्सपेक्टेशन आना चाहिए 172,800। ऑडिटर की एक्सपेक्टेशन है कि एक्चुअल है? मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूं, ये एक्चुअल है या एक्सपेक्टेशन है? सर ये एक्सपेक्टेशन है, एक्सपेक्टेशन। अभी कहीं बोल रहे एक्चुअल, एक्चुअल कहां से बताइए? एक्चुअल डेटा तो ये दिया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो सर एक्चुअल ये लिखो, एक्चुअल ये एक्सपेक्टेड है, और एक्चुअल लिखो। एक्चुअल 155। तो ये तो समझ में आ गया कि अब ऑडिटर की एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बिल आ रहा है या कम बिल आ रहा है, अब आपसे यही पूछा गया है। ऑडिटर एक्सपेक्ट कर रहा है कि 172,800 आना चाहिए बिल, तो बिलो आ रहा है ना, बिलो। तो यहां पर हम अबो क्यों लिखें? क्वेश्चन जो पूछना वही बताना पड़ेगा ना। अबो एक्सपेक्ट एक्सेप्टेबल है या बिलो एक्सेप्टेबल है? तो बिलो है सर, तो यहाँ पे बिलो पे क्लिक कर दिया, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। बात समझ में आई? पिछले क्वेश्चन में जाएं। ऑडिटर एक्सपेक्ट कर रहा है कि यार हमारे हिसाब से कंपनी ने जो प्रॉपर्टी रेंट पे ली है वो 17,70,000 का रेंट पे करना चाहिए कंपनी को, लेकिन कंपनी एक्चुअल में कितना पे कर रही है? कंपनी को पे करना चाहिए पिछले क्वेश्चन में एक्सपेक्टेड 17,70,000। इतना ही था ना, इतना था, 1,777 था, 777 था, हाँ। ये एक्सपेक्टेड, एक्चुअल कितना है? तो एक्चुअल ऑडिटर ने मिलाया 19,20,000। लेकिन ऑडिटर ने ये सोचा है कि यार कुछ भी हो जाए, ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, मेरा एक्सपेक्टेशन गलत हुआ तो मेरी गलत की संभावना 5% है, इससे ज्यादा और नहीं आना चाहिए। तो ऑडिटर ने एक्सपेक्ट किया कि यार इसका 5% और बढ़ा दो, तो ज्यादा से ज्यादा कंपनी का रेंट 18,58,500 होना चाहिए, अगर मेरा एक्सपेक्टेशन गलत भी हो जाए, क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन में एक एरर की संभावना है कि 5% मेरी एक्सपेक्टेशन गलत हो सकती है। तो भी मैं देखूं तो कंपनी का जो बिल है वो 18,58,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, बट कंपनी का एक्चुअल बिल तो कितना आ रहा है? 19। तो मेरी एक्सपेक्टेशन से अबव आ रहा है कि बिलो आ रहा है? तो बस एक्सपेक्टेशन से अबव आ रहा है। बात समझ में आ गई होगी आप? तो आपने क्या सीखा, क्या इन सबसे कुछ सिखाना पर्पस था, सिर्फ क्वेश्चन कराना थोड़ी था। क्या सीख कर गए आज आप 1 घंटे में? कुछ लेसन भी तो लेना चाहिए ना, कि सर
एनालिटिकल प्रोसीजर से एक आइडिया मिलता है। एनालिटिकल प्रोसीजर जो होती है वो एक ऑडिटर की एक्सपेक्टेशन डिराइव करती है, और एक्सपेक्टेशन अगर एक्चुअल रिजल्ट से डिविएट कर जाए, एक्सपेक्टेशन अगर एक्चुअल एक्सपेक्टेशन अगर एक्चुअल से डिविएट कर जाए, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि फ्रॉड है? मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि आपने सोचा कि यार कंपनी की सैलरी इतनी होनी चाहिए, नहीं, आप ये देखोगे कि यार डिविएशन है वो बहुत ज्यादा डिविएट नहीं होना चाहिए। जैसे आपने ऐसा सिंपल सा लॉजिक लगाओ कि आपने देखा कि यार लास्ट टाइम हमारे हमारी कंपनी के पास एक कार थी, और कंपनी 1,000 किलोमीटर चलाती थी, ज्यादा से ज्यादा रीडिंग हमने नोट करी लास्ट ईयर, मतलब 2022। तो कंपनी का जो पेट्रोल का एक्सपेंडिचर था, लेट से वो 55,000 आता है। तो आपने अगले साल फिर से रीडिंग नोट करी कि यार कंपनी ने 1,200 किलोमीटर चला ली। तो आपने देखा कि यार कंपनी ने तो ये 5,50,000 की जगह 6,50,000 का एक्सपेंडिचर कर दिया। तो क्या आप ये मानोगे कि 1 लाख का फ्रॉड है? नहीं, आप ये देखोगे ना कि यार ये जो डिविएशन आया है, क्या ये बहुत ज्यादा बड़ा डिविएशन तो नहीं है? क्योंकि कुछ डिविएशन तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं, टॉलरेट कर सकता हूं, कि कंपनी बोलेगी कि इस घर हमारी गाड़ी एवरेज नहीं देती, पिछले साल गाड़ी नई थी, पूरी 1 साल चला लिए, तो कंपनी बोलेगी कि अब एवरेज वो नहीं देती, तो ऑडिटर बोलेगा हाँ यार एक इतना डिविएशन में मान सकता हूं कि यार एवरेज कम देती है तो। बट ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि पिछले साल 20 का एवरेज देती थी, इस साल 2 का एवरेज दे रही है, ऐसा तो नहीं। आप ये बोल सकते हो ना, पिछले साल 20 का दे रही थी, इस साल हम क्या करें, 15 का एवरेज मान लें। तो ये क्या आप एक कहीं ना कहीं एक टॉलरेबल लिमिट डिसाइड कर सकते हो, लेकिन अगर टॉलरेबल लिमिट के ऊपर भी हो जाए, तो फिर कहीं ना कहीं फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। अब एक क्वेश्चन ये आया है कि सर क्या डिविएशन का मतलब सिर्फ इंक्रीज ही होगा क्या? डिविएशन का मतलब अगर आप एक्सपेंसेस में देख रहे हैं या इनकम में देख रहे हैं, ये भी डिपेंड करता है। यार आपने सोचा कि इस साल अगर आपका खर्च, आप ऐसा सोचो, मैं अब आपसे पूछता हूं, आप पिछले साल 200 एम्प्लॉय रखते थे, इस साल आपने 300 रखे, तो आपके हिसाब से एक्सपेंडिचर बढ़ना चाहिए या कम होना चाहिए? इंक्रीज होना चाहिए। तो ये आपकी एक्सपेक्टेशन यहाँ पे इंक्रीज की है। उल्टा होता, इस साल 300 थे, अगले साल 250 हो जाते, तो आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है? एक्सपेंडिचर डिक्रीज होने की। तो ये केस टू केस होगा, फैक्ट टू फैक्ट होगा। आप ये नहीं बोल सकते कि इंक्रीज ही होगा या डिक्रीज ही होगा, वो डिपेंड ऑन सिचुएशन। लेकिन लॉजिक अगर एक बार बिल्ड होंगे, तो फिर कितने भी क्वेश्चंस आ जाए आप उसको कर पाएंगे। तो मेरा क्लास में पढ़ाने का पर्पस लॉजिक बिल्ड करना है। केवल लॉजिक को ही हम बिल्ड करेंगे, उसके बेसिस पर ही हम क्वेश्चन करेंगे। तो जब हमारी मेन क्लासेस शुरू होंगी, तो आपके पास पहले से एक साउंड बेस ऑलरेडी होगा। अगर आप पूरी क्लासेस को पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो आपका कहीं ना कहीं माइंड ऑलरेडी डेवलप हो चुका होगा कि सर ये चीजें होने वाली हैं। हाँ, सीपीए का सिलेबस तो चैप्टर वाइज ही होगा। अब एक क्वेश्चन स्टूडेंट ने पूछा, सर विद इन में क्या होगा? अब जैसे मैं आपसे पूछता हूं, आप ही बताना। मेरे पास यूटिलिटी का बिल मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, अब विद इन का भी एग्जांपल है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यूटिलिटी का जो बिल है वो 17,70,000 होना चाहिए, और कंपनी का जो बिल है वो 17,50,000 आया है। तो ये विद इन है, अबव है, या बिलो है? तो सर ये कहीं ना कहीं बिलो हो गया। ये तो अभी बिलो हो गया ना, कि मैंने सोचा कि 17,70,000। हम ये भी कह सकते हैं सर कि हमारे हिसाब से 17,70,000, इससे ज्यादा कंपनी खर्चा नहीं दिखाना चाहिए, लेकिन कंपनी तो 17,50,000 ही दिखा रही, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी एक्सपेक्टेशन के विदिन ही है ये। यार एक्सपेंडिचर कंपनी कभी भी ज्यादा नहीं दिखाना चाहेगी। सॉरी, कंपनी ज्यादा दिखाना चाहेगी, ऑडिटर देखना चाहेगा ना कि यार कंपनी अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा दिखा देगी तो अपने प्रॉफिट को मैनिपुलेट कर लेगी। तो ये रटनेफिकेशन का नहीं है कि आप रट्टा कोशिश कर रहे हो।
वो तो आपको क्वेश्चन में देखना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे एक्सपेक्ट किया कि कंपनी का एक्सपेंडिचर 7,70,000 होना चाहिए और 5% की मैं टॉलरेबल रखता हूं, तो मैंने क्या किया, 17,70,000 इंटू 1.05। मेरे हिसाब से कंपनी 185 तक जा सकती, पर कंपनी तो 180 तक ही जा रही है, 18 लाख तक ही जा रही। तो अब इसको विद इन बोलोगे, बिलो बोलोगे, क्या बोलोगे आप, क्या अबाउ बोलोगे? अरे ये तो विद इन कहलाएगा ना, क्योंकि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे 17,70,000 और आपने 5% टॉलरेट करना है, तो टॉलरेट करते करते भी 18 लाख होना चाहिए, तो कंपनी तो 18 है, इसके बीच में ही है ना। तो आपकी एक्सपेक्टेशन और मैक्सिमम के बीच का जो फिगर होता है वो विद इन कहलाता है, ऐसा रट सकते हो आप अगर रटना चाहते हो तो, कि आपने जो एक्सपेक्ट किया है और एक्सपेक्टेशन में 5% जोड़कर उसके बीच का कोई फिगर हुआ तो वो आपका विद इन कहलाएगा। और अगर इसके 19 चले जाता तो फिर आप क्या बोलते हैं, अबाउ। और सर कंपनी तो 16 लाख ही बता रही है, तो फिर आप क्या बोलते हैं, बिलो। तो केवल फर्दर इन्वेस्टिगेशन बिलो में करना है, विद इन में करना है, अबो में करना है, कि किसी तीनों में करना है या किसी दो में करना है, अगर ऐसे पूछो तो। फर्दर इन्वेस्टिगेशन, फर्दर इन्वेस्टिगेशन टू सेटअप में करेंगे आपकी एक्सपेक्टेशन के बिलो और अबव, लेकिन विद इन में आपको फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस इज ऑल अबाउट एनालिटिकल प्रोसीजर। तो यहां पर हमने एनालिटिकल प्रोसीजर को समझा नहीं है केवल, हमने समझ के उसका एप्लीकेशन भी सीखा है। तो आपको केवल अंडरस्टैंड नहीं करना है, अंडरस्टैंड करने के बाद उसका एप्लीकेशन। एक्सपेक्टेड वैल्यू में 5%, हाँ उसमें आप डिविएशन को प्लस करेंगे, वो आपकी मैक्सिमम अमाउंट होती है, कि इसके ऊपर चले गए तो वो डिविएशन अबाउ लिमिट चला गया, प्लस करने के बाद, डिविएशन प्लस करने के बाद। चलिए, और मेन लेक्चर में भी क्वेश्चंस आएंगे, थोड़ा सा आप इस लेक्चर को दोबारा रिवाइज करना, तो और भी आपको सारी चीजें मंडे अपडेट कर देंगे प्रेम के नींद में, मंडे, क्योंकि सैटरडे तो अभी पता नहीं चला, मेल आया नहीं, मंडे तक, मंडे शाम तक तुम्हें अपडेट कर देंगे। चलिए, सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।